क्लास में हमेशा फर्स्ट आने वाला बच्चा अगर वो फर्स्ट ना आए तो शोर तो होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। यूएस की ही एक रेटिंग एजेंसी फिच, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, उसने यूएस की ही रेटिंग्स को कम कर दिया है। दूसरी तरफ एक और एजेंसी मॉर्गन एंड स्टैनले, उन्होंने चाइना की रेटिंग को कम करके इंडिया को प्रेफरेंस दी है। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, हम समझेंगे। आज के जो हमारे मेजर मुद्दे होने वाले हैं, मेजर टॉपिक्स होने वाले हैं, वो ये 3 रहेंगे कि ये क्या है पूरी कहानी और ये कैसे हुआ है, इसके क्या कारण है। जो रेटिंग्स जो है यूएस को कम दी गई है, आखिर इसके क्या कारण है, क्या ये अभी अचानक से हुआ है या फिर ये सालों से चलता आ रहा है जिसका नतीजा हमें अब देखने को मिला है, और हाउ बैड इज दैट, ये कितना बुरा है, इसका क्या इंपैक्ट होगा यूएस पर, इंडिया पर और पूरी दुनिया पर। तो ये 3 चीजें हम जानेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने कल से ही बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इस तरीके की न्यूज़ देखी होगी कि फिच जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसने गिरा दी है यूएस की रेटिंग्स। AAA जो है, यूएस को पहले रेटिंग मिलती थी, अब वो AA+ हो गई है। रेटिंग समझ लेते हैं पहले। आई एम श्योर स्कूल में आपने अपना ये रिपोर्ट कार्ड तो देखा होगा जहां पर आपको A+, B+, और इस तरीके से A से F तक के ग्रेड मिलते थे। A यानी जिसने टॉप किया है, या A+ यानी जिसने टॉप किया है, और F यानी जो बच्चा फेल हो गया है। उसी तरीके से फिच भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो इस तरीके से रेटिंग देता है, यानी जिसकी AAA रेटिंग होती है, पर ये जो रेटिंग है ये किसी इंडिविजुअल की नहीं होती है, ये किसी बच्चे की नहीं है। यहां पर सरकारों को रेटिंग दी जाती है, उस देश को रेटिंग दी जाती है कि आपके देश में जो भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें क्या आप कितना कॉन्फिडेंस डाल सकते हो। यानी अगर आप यहां पर आप बोल सकते हो कि अगर आपकी अच्छी रेटिंग है तो ये इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव साइन जाएगा और वो आपके देश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ये रेटिंग होती है बेहद जरूरी, और इसी रेटिंग को यहां पर डाउनग्रेड कर दिया गया है हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी से वेरी हाई क्रेडिट क्वालिटी, यानी AAA से AA यहां पर आ गया है। अब शायद आप ये पूछ सकते हैं कि यहां पर भी तो वेरी हाई क्रेडिट क्वालिटी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं पहुंचा। टेक्निकली यूएस पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पहुंचा, बट फिच की ही अपनी उसी रिपोर्ट में उन्होंने जब पूरा एनालाइज किया इस सिचुएशन को, तो उन्होंने काफी गंभीर बातें बताई है। हालांकि देखने में ही बहुत ज्यादा आपको इंपैक्ट नहीं दिखेगा कि AAA से AA हुए हैं, हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर से ही बच्चा फर्स्ट आ जाएगा, बट इसको पूरा एनालाइज और समझना जरूरी है। तो यहां पर 3 चीजें हैं जिसकी वजह से, यानी ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से ये रेटिंग जो है डाउनग्रेड हुई है। सबसे पहला, इरोजन ऑफ गवर्नेंस। आप सभी ने सुना होगा कि 30 जून की ही बात है जब यूएस के जो वहां पर जो लीडर्स हैं, जो अभी जिन्होंने सरकार बनाई हुई है, उन्होंने काफी ज्यादा जो है दबाव डाला कि डेट सीलिंग यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो डिसाइड कर देती है वहां की पार्लियामेंट कि जी आप इससे ज्यादा पैसा नहीं बाहर से उठा सकते हो, बाहर से कर्ज वगैरह नहीं ले सकते हो। तो उस डेट सीलिंग को आगे बढ़ाने की बात की थी। सरकार का ये कहना था कि जी खर्चे इतने ज्यादा हो रहे हैं तो डेट सीलिंग को बढ़ा दो, और वो एंड मोमेंट पर डेट सीलिंग बढ़ाई गई। तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस में वहां का इशू है, और वो काफी टाइम से जो है वो मुद्दा चल रहा था। जून में ही उस डेट सीलिंग को बढ़ाया गया है, जब हमने काफी ज्यादा न्यूज भी सुनी थी कि हो सकता है एक किसी तरीके की फाइनेंशियल इमरजेंसी आ सकती है यूएस में अगर ये डेट सीलिंग नहीं बढ़ी वगैरह वगैरह। बट डेट सीलिंग बढ़ाना कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, यानी आप अपना काम चलाने के लिए बाहर से कर्जा ले रहे हो, कब तक लोगे, वो एक सोल्यूशन नहीं होता है। दूसरा रीजन है राइजिंग गवर्नमेंट डेफिसिट, यानी गवर्नमेंट जो है वो खर्चा ज्यादा कर रही है, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की आय, गवर्नमेंट की जो इनकम है, सरकार की जो इनकम है वो कम है। जब खर्चा ज्यादा हो जाता है, इनकम कम होती है, तो सरकार का डेफिसिट बढ़ जाता है। ठीक है। और तीसरा और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है हाई डेट लेवल्स। यूएस जो है सबसे ज्यादा कर्जे में है, और इसका मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहती हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहां पर यूएस का डेट जो है वो $32 ट्रिलियन जो है वो बताया जा रहा है। ये सबसे ज्यादा कर्जा है, सबसे ज्यादा कर्जे वाला देश जो है वो यूएस ही है। वहीं अगर मैं इंडिया के साथ कंपेयर करूं तो ये $624.7 बिलियन है। याद रखिएगा, ये बिलियन में है और ये ट्रिलियन में है। ठीक है। सो यहां पर ये कर्जा जो इतना हो चुका है इनके ऊपर सालों से, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम देने वाली बात है। ऑल्सो अगर इन चीजों को फ्यूचर में नहीं ठीक किया गया तो ये रेटिंग और भी गिर सकती है, और हो सकता है और भी ज्यादा इश्यूज हमारे
आगे आने वाले समय में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, अब वो जो इश्यूज हैं उन पे चलने से पहले एक और चीज, अगर आपको इस कर्जे का लेवल नहीं समझ आया हो तो एक और आंकड़ा मैं दिखाना चाहती हूं, जहां पर ये जो डेट बर्डन है, ये जो कर्जा है, वो 118% 2025 तक, जीडीपी का 118% 2025 तक पहुंच जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है अपने आप में। तो ये चिंता करने वाली बात तो है ही, पर क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इसका जो इंपैक्ट क्या होगा। इंपैक्ट देखिए, हो सकता है शुरू में या फिर एकदम से इंपैक्ट देखने को ना मिले, लॉन्ग टर्म में इसके इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि सेंसेक्स, अगर हमने कल देखा हो, कल से आज तक जब से ये रेटिंग आई है, थोड़ा बहुत जो है अलग अलग एरियाज में, पूरी दुनिया के अलग अलग एरियाज में जो है थोड़ा बहुत सेंसेक्स फॉल हुआ है, क्योंकि अलग अलग एरियाज में, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यूएस में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, एशिया के भी लोग हैं, अफ्रीका के भी लोग हैं, हर एक कॉन्टिनेंट के जो है लोग हैं जो यूएस में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर उनको लग रहा है कि उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स पे जो है इंपैक्ट पहुंचेगा। वैसे ही आपको यहां पर देखने को मिला है, कल जो है काफी जगह सेंसेक्स गिरा है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं दूसरे उस पॉइंट की जो मैंने शुरू में मेंशन किया था। यूएस का पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, फिच रेटिंग हमने क्लियर कर ली। अब हम एक और रिपोर्ट की बात करते हैं, मॉर्गन एंड स्टैनली, जहां पर इंडिया और चाइना को कंपेयर किया गया है। तो इस पूरे मुद्दे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दो सुपर पावर्स, या फिर आप बोल सकते हो एक तो सुपर पावर है यानी यूएस, एक सुपर पावर बनने की रेस में है यानी चाइना। उन दोनों को ही कहीं ना कहीं यूएस की ही एजेंसीज ने, यूएस की ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड किया है और इंडिया को एक अच्छा नंबर दिया है। यहां पर अगेन आप देख सकते हैं, मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया है इंडिया को टू ओवरवेट। ये ओवरवेट क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है। और ये बोला है कि इंडिया की जो है एक सस्टेनेबल और कहीं ना कहीं एक सब्सटैंशियल और सस्टेन्ड ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रहने वाली है। और दूसरी तरफ ये नंबर जो है चाइना का इक्वल वेट कर दिया है। आई एम श्योर समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो हम तीन चीजों की बात करते हैं, अंडरवेट, ओवरवेट और इक्वल वेट। क्या इनका मतलब होता है और ये क्या है? ये बेसिकली वो इंडिकेटर्स है या फिर ये वो दिखाते हैं कि जी कोई भी, ये बेसिकली कुछ एनालिस्ट होते हैं, कुछ साइंटिस्ट आप बोल सकते हो स्टॉक मार्केट के, वो ये प्रिडिक्ट करते हैं, ये बताते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आगे आने वाले कुछ महीनों में, पर्टिकुलरली आगे आने वाले एक साल में किस तरीके से परफॉर्म करेगा, है ना। और अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको रैंकिंग दी जाती है। आप इसको रेटिंग और रैंकिंग की तरह ही समझो। अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको रैंकिंग दी जाती है ओवरवेट की, जैसे इसका नाम ही है ओवर, ठीक है। तो अच्छा मतलब जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं हो सकता है उससे भी अच्छा ही परफॉर्म करे, ठीक है। अंडरवेट यानी जी वो नहीं अच्छा परफॉर्म करेगा, कम परफॉर्म करेगा। इक्वल जो है वो एक न्यूट्रल कैटेगरी होती है, राइट। तो आप देख रहे हो यहां पर चाइना को ये वाली कैटेगरी, जबकि इंडिया को जो है ये ओवरवेट वाली कैटेगरी में रखा है मॉर्गन एंड स्टैनली ने, ठीक है। यहां पर अगर आपकी जानकारी के लिए, अगर आपको और अच्छे से पढ़ना हो, ओवरवेट का मतलब यहां पर बाय रिकमेंडेशन, बाय रिकमेंडेशन यानी वो एनालिस्ट जो है इन स्टॉक्स को बोलते हैं कि जी हम रेकमेंड करते हैं कि आप इसको खरीद लो, ये आपको अगले एक साल में फायदा ही फायदा देने वाले हैं, तो हम आपको रेकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं आप इसको खरीद लीजिए, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ अंडरवेट में वो उन स्टॉक्स को खरीदने के लिए मना करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये स्टॉक यूएस, चाइना और इंडिया तीनों पर्सपेक्टिव समझ आ गया होगा। अलग अलग जो है दो अलग अलग न्यूज़ थी, बट मैंने दोनों को एक जगह कंबाइन करके, क्योंकि पर्सपेक्टिव हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि सेम ही है, ठीक है। तो हम और आई होप तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो, ठीक है। इंडिया किस तरीके से हम डेफिनेटली ग्रो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो अगर हाँ जी, अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।